जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म व्यू क्रिएशन बीबीके में। दोस्तों, आज हम आपसे नायक सीरीज 2.0 के जीएस के एपिसोड नंबर 1 के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे, जो कि नवीन सर द्वारा संचालित अति लोकप्रिय क्लास है। दोस्तों, हम आपको इस क्लास के बारे में बता दें कि आप इस क्लास के हैंड रिटेन नोट्स को भी दोस्तों बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। यह नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस क्लास के पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आइए समय को व्यर्थ न करते हुए दोस्तों हम लोग आगे बढ़कर एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलते हैं। आपके सामने दोस्तों पहला प्रश्न लिखा हुआ है, कौन सा नृत्य महाभारत, रामायण, महाकाव्य और पुराणों की कहानियों से है? तो इसका उत्तर है दोस्तों कथकली, जो कि केरल राज्य का है, और केरल में दोस्तों मोहिनीअट्टम भी नृत्य होता है। हमारे कुल शास्त्रीय नृत्य दोस्तों कितने हैं? तो 8 है, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। यदि संस्कृति मंत्रालय की बात करें तो उसके हिसाब से 9 है। नवा कौन सा है? छऊ। और छऊ दोस्तों 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है सरायकेला, जो कि झारखंड में होता है। मयूरभंज उड़ीसा में होता है, और पुगलिया पश्चिम बंगाल में होता है। यदि बात करें दोस्तों कुचिपुड़ी की, तो कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश का नृत्य है, जो कि कृष्णा जिले से इसका उदय हुआ, और कृष्णा जिले के कुचेलापुरम ग्राम ग्राम से इसका उदय हुआ। यदि बात करें सत्रिया की, तो सत्रिया दोस्तों हमारा 8वां शास्त्रीय नृत्य है, जो कि 2000 में यूनेस्को में ऐड हुआ। 2000 में शामिल किया गया शास्त्रीय नृत्य में। इसके फाउंडर यानी इसके संस्थापक कौन है? शंकर देव, जिनका संबंध दोस्तों असम से है। यदि बात करें सत्रिया की, दोस्तों सत्रिया नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, जो कि 500 वर्ष पुराना है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य की बात करें कौन सा है, तो भरतनाट्यम है, जो कि 2000 वर्ष पुराना है, और ये कहा का है? तमिलनाडु का है। ओडिसी नृत्य उड़ीसा का है। मणिपुरी नृत्य दोस्तों मणिपुर का है। कथक कथक उत्तर भारत का है, जो कि यूपी और राजस्थान के क्षेत्र में होता है। कथक को किसने सहायता प्रदान की? तो दोस्तों मुगलों ने सहायता प्रदान की। मलयालम भाषा कहाँ की? केरल की है। बोडो भाषा त्रिपुरा की है, और कोंकणी भाषा गोवा की है। यदि अब हम बात करें कथकली की, तो कथकली का दोस्तों जो नायक होता है वो पाचा कहलाता है। खलनायक काठी कहलाता है, और मुद्रा इसमें 24 होती है। श्रृंगार 5 तरीके का होता है, और कथकली में जो भाषा यूज होती है वो हमारी प्रबल भाषा कहलाती है, जो कि दो भाषाओं संस्कृत और मलयालम के मिलने से बनी है दोस्तों। आइए दूसरे प्रश्न को समझते हैं। लिखा है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। यूएन की पूर्ववर्ती संस्था कौन सी है? एलओएन यानी लीग ऑफ नेशन। इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1914 से 18 के मध्य हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के मध्य हुआ है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। यूएनओ के कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं। सभी के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जिसमें सभी में मतलब आपके 6 में से 5 के हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में माने जाते हैं। छठा क्या है जो अलग है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? दाहेग में है। दाहेग नीदरलैंड में है। नीदरलैंड किसकी राजधानी है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? एम्स्टर्डम है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश है दोस्तों? 15 है। इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। गण पूर्ति यानी कोरम के लिए कितने न्यायाधीश चाहिए होते हैं? तो 9 चाहिए होते हैं। यूएन की भाषा क्या क्या कौन है? यूएन की भाषा दोस्तों अंग्रेजी और फ्रेंच इसमें मुख्य भाषाएं हैं। अन्य 4 भाषाएं भी है, जिसे हम कार्ड्स के ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। सी से चीनी, ए से अरबी, आर से रशियन, एस से स्पेनिश। यह क्लास दोस्तों आपके रिवीजन में अति महत्वपूर्ण साबित होगी। यूएन के चार्टर में कितने चैप्टर है? तो चैप्टर 19 है। आर्टिकल यानी अनुच्छेद कितने हैं? तो 111 अनुच्छेद है। सुरक्षा परिषद में कितने देश सदस्य हैं? तो 15 सदस्य देश है। 10 अस्थायी है, 5 स्थायी है। भारत जो है वो अस्थायी सदस्य के रूप में जाना जाता है। 5 स्थायी सदस्य देश कौन कौन से हैं? ए, बी, सी और एफ आर। इसको कैसे याद करेंगे? ए, बी, सी और एफ आर। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रूस। अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो 2 वर्षों के लिए चुना जाता है। भारत 8 बार चुना गया। पहली बार भारत कब चुना गया था? 1950 में चुना गया था। जापान 12 बार चुना जा चुका है। एक वर्ष में 5 देश चुने जाते हैं। टोटल हस्ताक्षर यूएनओ की स्थापना जब हुई तो उसमें कितने देशों ने किए थे हस्ताक्षर? 51 देशों ने किए। 51वां देश कौन सा था दोस्तों? पोलैंड था। यदि बात करें वर्तमान में यूएनओ में कितने सदस्य देश है? तो 193 है। 193वां देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान है। तीसरा प्रश्न, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? तो डायनामाइट का इन्होंने आविष्कार किया दोस्तों। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 में हुआ। इनकी मृत्यु 1896 में हुई, और किस देश के रहने वाले थे? स्वीडन के थे। गणित का नोबेल किस पुरस्कार को कहते हैं? तो एबल पुरस्कार को कहते हैं। वास्तुकला का नोबेल किसे कहते हैं? तो प्रिट्जर अवार्ड को कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नोबेल पुरस्कार की घोषणा 1900 में हुई। पहली बार कब दिए गए? तो 1901 में दिए गए। स्टार्टिंग में ये दोस्तों 5 क्षेत्र में दिए जाते थे, जिसमें भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति को माना जाता था। 1969 में अर्थशास्त्र को भी गिना गया और उसको दिया गया। नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर में होती है। कहाँ होती है? ओस्लो में होती है। यदि बात करें कब दिया जाता है, तो दिसंबर यानी 10 दिसंबर को दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है? स्टॉकहोम में दिया जाता है। शांति का नोबेल कहाँ देते हैं? ओस्लो में देते हैं। स्टोटिंग यानी स्टोटिंग संसद जो कि नॉर्वे है, उसके द्वारा शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है।
सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाले व्यक्ति कौन है? मलाला यूसुफजई है। और यदि मलाला यूसुफजई की बुक की बात करें तो उनकी बुक का नाम है वी आर डिस्प्लेस। सबसे अधिक उम्र में किसको दिया गया? गुड एनफ को दिया गया 97 साल में, 97 वर्ष में इनको दिया गया। चौथा प्रश्न है, भारत में हवाई परिवहन कब स्टार्ट हुआ? 1911 में स्टार्ट हुई। ये सेवा जो स्टार्ट हुई, ये हवाई डाक सेवा थी। प्रयागराज से नैनी के मध्य स्टार्ट हुई थी। और किस प्लेन के द्वारा स्टार्ट हुई थी? तो हम्बर बाई प्लेन। प्लेन का नाम क्या था? हम्बर बाई प्लेन था। टाटा एयरलाइंस की स्थापना 1932 में हुआ। यही 1946 में एयर इंडिया बन गया। यानी टाटा एयरलाइंस होती है, यही 1946 में एयर इंडिया बन गई। भारत का पहला हवाई अड्डा जुहू मुंबई में है, जो कि 1928 में बना। सबसे बेस्ट हवाई अड्डा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, जो कि दिल्ली में है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा राजीव गांधी हैदराबाद में है। सवा है हवाई अड्डा कौन सा? 100 नंबर का पाक्यांग सिक्किम में है। यदि बात करें भारतीय वायु अधिनियम 1934 का है। सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला हवाई अड्डा कौन सा? कोचीन, जो कि पीपीपी मॉडल पर आधारित है। पीपीपी का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पांचवा प्रश्न, टोटल दोस्तों 20 प्रश्न है इस क्लास में। जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि कितनी रही? 17.64% रही। यदि बात करें 1961 और 71 की, तो 24.80% वृद्धि रही, जो कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि थी। 1911 और 21 के मध्य माइनस में चला गया था आंकड़ा 0.31% माइनस, जो कि ऋणात्मक दशकीय वृद्धि थी। जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार 382 है। लिंगानुपात 943, बाल लिंगानुपात 919, साक्षरता दोस्तों 77.04% है। जो मेल की बात करें तो मेल की 82.10%, फीमेल की है 65.46%। उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्रमौली थे 2011 की जनगणना के समय। रिपोर्ट इस जनगणना की कब आई थी? 31 मार्च 2011 को आई। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम जनसंख्या दोस्तों आपकी सिक्किम में है। छठा प्रश्न लिखा है, फॉलो ऑन होता है कब होता है? केवल टेस्ट मैचों में होता है। 200 रनों का अंतर, मतलब फॉलो ऑन किसे कहते हैं? 200 रनों का अंतर कहलाता है फॉलो ऑन। एक दिवसीय मैच में 50 ओवर होते हैं। T20 में 20 ओवर होते हैं। पावर प्ले में 6 ओवर होते हैं। एक बॉलर 4 ओवर फेंकता है इसमें दोस्तों। डीएलएस, डीएलएस का फुल फॉर्म क्या है? डकवर्थ लुईस, जो कि बारिश में यूज होता है। डकवर्थ लुईस सिस्टम, डीएलएस का फुल फॉर्म है डकवर्थ लुईस सिस्टम, जो कि बारिश में यूज होता है। ये पहली बार कब स्टार्ट हुआ? 1997 में स्टार्ट हुआ। जिम्बाब्वे वर्सेस इंग्लैंड का मैच था, उसमें इसका प्रयोग किया गया था। टेस्ट में यह यूज नहीं होता है। यदि बात करें एक दिवसीय में बॉलर मैक्सिमम कितने ओवर फेंक सकता है? तो 10 ओवर फेंक सकता है। यहाँ से डीआरएस को पढ़ेंगे। डीआरएस का मतलब है डिसीजन रिव्यू सिस्टम। इसका पहली बार यूज 2008 में हुआ। इंडिया और श्रीलंका के मैच में आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? वीरेंद्र सहवाग। मतलब इससे आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? वीरेंद्र सहवाग है। पहला ओडीआई, ओडीआई मतलब वनडे इंटरनेशनल, यानी एक दिवसीय मैच जो हुआ उसका कप्तान कौन थे? अजीत वाडेकर थे। टेस्ट मैच 5 दिनों तक होता है, 90 ओवर का होता है। लंच टाइम इसमें 40 मिनट का, टी ब्रेक 20 मिनट का और इनिंग ब्रेक दोस्तों 10 मिनट का होता है। यदि वनडे की टाइमिंग की बात करें तो वनडे में इनिंग कितनी होती है? इनिंग ब्रेक कितना होता है? 40 मिनट का। T20 में इनिंग ब्रेक 10 मिनट का होता है। सातवां प्रश्न है, रेत की समाधि पुस्तक किसकी है? तो गीतांजलि श्री की है। 2022 में इसके लिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार शुरुआत 2005 में हुई। रेत की समाधि बुक का अंग्रेजी में अनुवाद डी रॉकवेल ने किया। बुकर या बुकरमान पुरस्कार अवार्ड 1969 के है। गीतांजलि श्री की अन्य बुक कौन सी है? तिरोहित है और द एम्प्टी स्पेस है। यदि बात करें दोस्तों झुम्पा लाहिड़ी की, तो इनकी बुक का नाम द लो लैंड, द नेम शेक, वेयर अबाउट और इंटर पेरिफर ऑफ मेलोडीज है। आठवां प्रश्न है, गवर्नर जनरल का पद कब बना? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बना। बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल हेस्टिंग 1773 से। भारत का पहला गवर्नर जनरल बैटिंग 1833 के एक्ट से। भारत का पहला वायसराय कैनिंग 1858 के एक्ट से बना। यदि बात करें 1773 के एक्ट से दोस्तों कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट बना। 1774 में इसकी स्थापना हुई। इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्परे थे और इसमें 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन से थे? चैम्बर्स, लिबस्टर और हाइट। 1773 के एक्ट को पेश कब किया गया? 18 मई 1773 को पेश किया गया। फ्रेडरिक नॉर्थ लॉरेंस को पेश किया गया और नॉर्थ एक्ट इसलिए इसे नॉर्थ एक्ट भी कहा गया दोस्तों। यदि बात करें पिट्स इंडिया एक्ट की, तो पिट्स इंडिया एक्ट कब का है दोस्तों? 1784 का है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसमें 2 संस्थाएं बनी थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य थे जो कि व्यापारी मामले को देखते। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में 6 सदस्य थे जो कि राजनीतिक मामले को देखते। इसमें राजनीतिक मामले में दोस्तों इनको धन देना था, भारतीय राजस्व से इनको धन मिलने का प्रावधान था 1793 के एक्ट से। 1813 में क्या हुआ? ईआईसी का एक अधिकार समाप्त हो गया। ईसाई मिशनरी भारत आ सकते थे। भारत आने वाला पहला ईसाई मिशनरी कौन था? तो भारत आने वाला पहला ईसाई मिशनरी दोस्तों था
52 एडी में आया था, उसका नाम था थॉमस अपोस्टल। क्या नाम था? थॉमस अपोस्टल नाम था। बीओसी और बीओडी यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पद कब समाप्त कर दिया गया? 1858 के एक्ट से समाप्त हुआ। इसकी जगह में भारत सचिव पद बन गया। नवा प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था, किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो मॉन्टेन्यू चेमफोर्ड की रिपोर्ट पर आधारित था। भारत सरकार अधिनियम में दोस्तों क्या किया गया? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय होना आवश्यक है। पार्लियामेंट में 1909 का है। जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, इसमें क्या व्यवस्था की गई? प्रांतों में द्वैध शासन शुरू कर दिया गया। भारत में विधान परिषद के दो सदन बन गए, दो सदन बने, जिसमें एक उच्च सदन बना और एक निम्न सदन बना। उच्च सदन को हम लोग दोस्तों राज्य परिषद कहते थे, जिसमें 60 सदस्य थे। तो निम्न सदन को दोस्तों केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था, जिसमें 145 सदस्य थे। 10वां प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1935 को दासता का अधिकारवाद किसने कहा? यानी जवाहरलाल नेहरू ने कहा। इसके द्वारा दोस्तों केंद्र में दो शासन स्टार्ट हुआ तथा प्रांतों में जो दो शासन स्टार्ट हुआ था, उसे समाप्त कर दिया गया 1935 में। प्रांतीय सरकार बनी 1937 में। भारत से बर्मा अलग हो गया 1937 में। संघीय अदालत बनी, संघीय न्यायालय बना 1937 में। इसमें टोटल जज दोस्तों कितने थे? 7 जज थे, यानी 1+6, एक मेन थे, 6 अन्य न्यायाधीश थे। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मॉरिस गोयर थे। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई। यदि बात करें शक्तियों का विभाजन हुआ, संघ सूची, राज सूची तथा संवर्ती सूची, इसी 1935 के माध्यम से। 11वां प्रश्न, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिकार अधिनियम कब पारित किया? 18 जुलाई 1927 को पारित किया। माउंटबेटन योजना, बालकल प्लान या डिकी बर्ड प्लान कब आया? 3 जून 1927 को आया। बालकल प्लान इसे किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा। किसने भारत में पहली बार व्यापार किया? तो पुर्तगालियों ने किया, फिर डच आए, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी आए, यूरोपीय व्यापारी थे। वास्को डी गामा 20 जून 1498 को भारत आया। दूसरी बार 1502 में आया, तीसरी बार 1524 में आया और यही मर गया। पहली बार कालीकट केरल में आया था। राजा वहां का जमोरिन था। इसका पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद था, क्योंकि गुजरात में इसको मिला था, उसको रास्ता दिखाता है। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? कोचीन 1503 में स्थापित हुई। दूसरी फैक्ट्री कन्नूर 1505 में स्थापित हुई। 13वां प्रश्न, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन है? अल्बुकर्क। कौन है? अल्बुकर्क। भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली जो कि 1500 में आया, पेड्रो कैब्रल और बार्थोलोम्यू डियाज। ये पेड्रो कैब्रल ब्राजील का रहने वाला था, इसने ब्राजील का रास्ता खोजा था। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अल्मीडा, जो कि 1505 और 1509 में आया। 1505 में आया, 1509 तक रहा। इसने ब्लू वर्ल्ड पॉलिसी की खोज की, लागू किया और कार्टे सिस्टम को इसने लागू किया। बात करें पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर कौन है? अल्बुकर्क है, जो कि 1509 से 1515 तक रहा। 1510 में इसने गोवा जीता। 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के द्वारा इनको भगाया गया यहाँ से, गोवा से। ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? एलिजाबेथ फर्स्ट के ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड की शासिका। 15वां प्रश्न, महारानी एलिजाबेथ ने ईआईसी को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब में व्यापार करने हेतु राजकीय अध्यादेश दिया। कितने वर्षों का दिया था दोस्तों? 15 वर्षों का दिया था। कब दिया था? 31 दिसंबर 1600 को दिया था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? 1599 में बनी थी। मर्चेंट एडवेंचर्स ने इसको बनाया था। ईआईसी के निर्माण के समय भारत में शासक कौन है? तो इस समय भारत का शासक अकबर था। 16वां प्रश्न, तट रेखा पे कितने राज्य स्थित है? 9 राज्य स्थित है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 75 16.6 किलोमीटर। पश्चिमी तट में 5 राज्य आते हैं, पूर्वी तट में दोस्तों 4 राज्य आते हैं। सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? गुजरात की, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। 1214, 973 और 906 किलोमीटर। सबसे कम तट रेखा वाला राज्य गोवा है, 103 या 104 किलोमीटर माना जा सकता है। यदि बात करें 9 राज्य आपके तट रेखा पर है, कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। 5 राज्य तो इस साइड हो गए पश्चिम में, और 4 राज्य पूरब में। 4 राज्य पूरब में कौन से है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु को दोस्तों दोनों में गिना जाता है। 20 का पॉइंट है, दोनों में गिन सकते हैं, लेकिन गिनने को अगर कहें तो 5 इधर केरल तक, 5 यहाँ हो गए, तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल तक 4 यहाँ पे हो गए। 17वां प्रश्न है, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। 18वां प्रश्न, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, इसी का नाम पिगमिलियन पॉइंट, इसी को पार्सल पॉइंट भी कहते हैं, जो कि अंडमान निकोबार में है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे उत्तर में कौन सा बिंदु है? तो इंदिरा कॉल। पूरब में किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिम में गुहार मोती गुजरात में है। और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, जो कि आपको पता है अंडमान निकोबार में है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी है। भारत का देशांतीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी है।
बात की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो 3214, ऐसे 3214 है और ऐसे 2933 है। इधर से 2933, ऊपर से नीचे दोस्तों 3214 किलोमीटर है। 19वां प्रश्न है कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे। कर्क रेखा बात की कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। ट्रिक क्या है, गरम छज पत्रम, ये आपकी सीक्वेंस से ट्रिक है। अगर देखा जाए पूर्व से पश्चिम की ओर तो क्या गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बात की मानक समय रेखा यानी प्रधान मध्याह्न रेखा का मान कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि 5 राज्य से जाती है। 5 राज्य कौन कौन से दोस्तों, यूपी, एमपी और छुआ। यूपी एमपी हो गए, छा से छत्तीसगढ़, उ से उड़ीसा, आ से आंध्र प्रदेश, यानी यूपी एमपी छुआ। 20वां अंतिम प्रश्न है, कौन केंद्रीय मौद्रिक नीति का प्राधिकरण है। इसका उत्तर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपको हम बताते हैं इस क्लास का दोस्तों आपको पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिलेगा, वहीं से आप इस क्लास की पीडीएफ को दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।